Friends, today we are going to continue our next topic of chapter number 8, that is how do the organism reproduce. So let's begin. Reproduction in human being, as you all know, human beings are the unisexual. यूनिसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, अगर हम लोग इसके अंदर देखें कि यूनिसेक्सुअल जो होता है इसका मतलब होता है हैविंग अ सिंगल सेक्स. ठीक है, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बींग के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ वर सेपरेटेड. ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं किसका, यूनिसेक्सुअल का. और बेसिकली हम उनको आउटर उनकी जो बॉडी फीचर्स है उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. तो इस कंडीशन को हम लोग नाम किसका देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का, कि जो मेल और फीमेल्स है वो ईजिली विजिबल है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है. अब एज यू ऑल नो कि भाई कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम बताते हैं कि हाँ ये मेल है या फीमेल है. ठीक है, तो उन ऑर्गन्स को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं दो कैटेगरी के अंदर. एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो लेट अस स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होती हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बेसिकली जो हमारे गैमीट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो गोनाड्स हैं हमारे, हम उनको नाम देते हैं. गोनाड्स कौन से, फीमेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा हमारा ओवरीज, मेल के अंदर हो जाएगा हमारा टेस्टीज. ठीक है, जो टेस्टीज होती हैं मेल के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, दे विल प्रोड्यूस द स्पर्म लेटर ऑन. और स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए उनको हार्मोन कौन सा चाहिए होता है, दैट इज़ द नीड ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. और फीमेल्स के अंदर क्या होगा कि वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं. कई जगह पे ओवा की जगह जो है बेटा एग भी लिखा होता है. ठीक है, तो वो भी हम इसको करेक्ट मानते हैं. ओवम भी लिखा होता है, वो भी करेक्ट है, यानी कि ओवा, एग, ओवम तीनों एक चीज़ का ही नाम है. और फीमेल कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. जो ये हार्मोन्स हैं जिस ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब का जो वर्कआउट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है कब, जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं. इनके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए टेस्टीज और ओवरीज. ठीक है, टेस्टीज और ओवरी एक पर्टिकुलर एज टाइम के ऊपर रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो स्पर्म और ओवा को जो है प्रोड्यूस कर सके. उस कंडीशन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कंडीशन वी कॉल्ड एज पबर्टी. हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, वी कॉल्ड इट एज पबर्टी कंडीशन. कि भी है पबर्टी कंडीशन. पबर्टी का मतलब है कि जो गोनैड्स हैं हमारे वो अब फंक्शनल हो गए हैं. पहले वो एक सिर्फ ऑर्गन के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट थे कि भाई हाँ ये ऑर्गन है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये मेल है और इससे पता लगा सकते हैं कि ये एक फीमेल होती है. ठीक है, लेकिन वो ऑर्गन जब डेवलप होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन जिनकी वजह से उनके जो सेक्स गैमीट्स होते हैं यानी कि स्पर्म और ओवा वो प्रोड्यूस होंगे, उस पर्टिकुलर एज को हम किसका नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द पबर्टी एज. और नॉर्मली ये एज का डिफरेंस जो होता है किस कब आती है हमारी, ये आती है मेल्स के अंदर आती है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स. और गर्ल्स जो होती है थोड़ा सा ये अर्लियर रीच करती है पबर्टी 10 to 12 ईयर्स. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑनसेट ऑफ पबर्टी क्या होती है. ऑनसेट ऑफ पबर्टी का मतलब है कि पबर्टी स्टार्ट जब होती है तो उस टाइम पर क्या हो रहा है. एट द टाइम व्हेन द पबर्टी इज गोइंग टू बी स्टार्ट इन द मेल्स, ऑटोमेटिकली द टेस्टीज दे विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जो थ्रू आउट द लाइफ एक मेल के अंदर मेंटेन होते हैं. गर्ल्स के अंदर पबर्टी के लिए जो हार्मोन्स हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. ये हार्मोन जो होते हैं ये फीमेल के अंदर मैच्योरिटी प्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ चेंजेस लाते हैं जिसके बाद जो गर्ल हैं दे विल कन्वर्टेड इनटू अ वुमेन लाइक अपीयरेंस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं एंड दे हैव द कैपेसिटी टू बियर चाइल्ड्स. ठीक है, अब हमने ये तो चेकआउट कर लिया कि भी ऑनसेट ऑफ पबर्टी जब होती है तो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस कुछ आते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर. तो दिस चेंजेस वर कॉल्ड एज ए सेकेंडरी सेक्सुअल, दिस वर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो कुछ चेंजेस हम लोग देखते हैं जो मेल्स और फीमेल्स के अंदर ऑब्जर्व हमें होते हैं. पहले हम लोग देखते हैं मेल्स के अंदर. मेल में एक तो जो हेयर ग्रोथ है फेसेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर जो है वो ग्रो होते हैं. फीमेल के अंदर भी इनकी ग्रोथ होती है बट दे वर लिमिटेड टू सम लिमिटेड एरिया. जैसे प्यूबिक जो रीजन है वहाँ पे होते हैं, अंडर आर्म्स के अंदर ग्रो हो जाएंगे. उसके बाद फीमेल्स के अंदर क्या हो जाएगा कि ब्रेस्ट जो है उसकी इन्लार्जमेंट होती है. उसका रीज़न क्या होता है कि जो मेमरी ग्लैंड होते हैं वो
एक्टिव होने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फीमेल की जो वॉइस होती है बहुत ही स्वीट हो जाती है उनकी, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो इतनी इंक्रीज नहीं होती जितनी कि मेल्स के अंदर होती है। उनका पैल्विक जो रीजन यानी कि हिप वाला जो रीजन होता है वो एनलार्जमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है किसकी, फैट की। मेल्स के अंदर ब्रेस्ट का कोई इनलार्जमेंट नहीं होगा, ठीक है। उनके अंदर फैट की कोई डिपोजिशन नहीं होगी, बट उनकी जो लैरिंग्स है उसकी इन्लार्जमेंट होगी, और उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही रूड सी होने लग जाती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है कि सेक्सुअल जो मेच्योरिटी है ये एक फास्ट प्रोसेस है और वेदर इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी जो है ये हम लोग अगर देखें तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस इन द सेंस हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है, अब देखो हम लोगों ने कहा कि पबर्टी की जो एज है वो मेल्स के अंदर 13 to 14 ईयर्स में आई और फीमेल में 10 to 12 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से लेकर एक चाइल्ड को जो है इतने ईयर्स तक का वेट करना पड़ा है, किसके लिए, सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए। और ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो प्रोसेस होता है ये धीरे धीरे जो है ये होता है, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं, दिस चेंजेस डू नॉट हैपन एट ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। यानी कि जैसे अगर हम लोग बात करें मेल्स के अंदर, तो मान लो किसी मेल के अंदर क्या होता है कि दाढ़ी पहले आनी स्टार्ट हो जाती है, मूछें बाद में आ रही हैं, किसी के अंदर रिवर्स होता है, ठीक है। किसी की जो वॉइस होती है वो पहले बड़ी हराश हो जाती है, बाद में उसके फेस के ऊपर बाकी एक्सप्रेशन बाद में आते हैं, कि हेयर्स वगैरह का आना जो है वो बाद में स्टार्ट होता है। तो ये नेसेसरी नहीं है कि भाई सबके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है वो सिमिलर होगा, एंड एज वेल एज कि जो ग्रोथ का शेप एंड साइज है वो भी सेम हो, इट विल बी डिफर। उसके बाद नेक्स्ट है कि रीज़न क्या है सेक्सुअल मैच्योरेशन कि इसी एज के अंदर क्यों आती है। इसके हम लोग लेते हैं दो मेन रीज़न, ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट रीज़न जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो हमारे ये ऑर्गन्स हैं इनका कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए दे नीड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी कि जो जर्म सेल है वो इनको नीड होती है, ठीक है। तो वो है इनके अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसलिए उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो अकर होती है। दूसरा होता है बॉडी वर्सेस द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यानी कि जो बॉडी ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव टिश्यू है दोनों एक साथ नहीं चलती। पहले क्या होगा, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जब हमारी बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारी किसकी स्टार्ट होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है। और जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो हम लोग उसको क्या नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पबर्टी कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये चेंजेस जो हैं, हाउ दिस चेंजेस लिंक टू रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के साथ ये चेंजेस कैसे लिंक हैं, कि हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये जो है इनके वजह से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो होता है। क्योंकि मेन क्या आ जाएगा इसके अंदर कि ट्रांसफ़र ऑफ जर्म सेल्स हो रहा है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने किया था कि प्लांट्स के अंदर जो है एंथर रिलीज़ करता है कौन से, पोलन ग्रेन्स, जो किस पे ट्रांसफ़र होते हैं, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर। तो ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेम वही ट्रांसफ़र किसके अंदर हो जाएगा हमारा, इट विल ऑल्सो टेक प्लेस इन द ह्यूमन बींग ऑल्सो। तो ट्रांसफ़र होएगा, ट्रांसफ़र होने के बाद क्या हो जाएगी, वहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगी। अब इस फ्यूज़न के बेसिस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि दो टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है। जैसे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो हमारे लोअर फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं उनकी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। यानी कि जो हम प्लांट्स की अगर आप लोग बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो स्पर्म जो हमारे पॉलन ग्रेन्स है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो रहे हैं। फ्रॉक्स के अंदर बहुत कॉमन कैरेक्टर है कि फ्रॉक्स की जो फर्टिलाइजेशन होती है बाहर होती है, इनके पहले वहाँ पे एग्स को रिलीज़ कर दिया जाता है, फिर उसके बाद उनके ऊपर स्पर्म्स को जो है इस तरीके से शेड कर देते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाती है, हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, यानी कि जो जाइगोट की फॉर्मेशन है वो हो रही है हमारी इनसाइड द बॉडी, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो रिक्वायरमेंट के लिए नेसेसरी हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, पेनिस। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी कंडीशन है, तो फीमेल क्या करेगी, बेबी को अपनी बॉडी के अंदर कैरी करेगी। तो उसके लिए
फीमेल के पास क्या होता है, हमारा यूट्रस होता है। एंड सेकेंड वन, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको फीड कराने के लिए, यंग वन को फीड कराने के लिए जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हमारा ब्रेस्ट जो रीजन है वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या होता है। अब आप लोग देखिए इसमें डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसके नज़र आ रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है हमारा। तो इसमें हम लोग इसमें देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कैसे पॉइंट कर रहा है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारी टेस्टीज है, ठीक है। इसको हम पूरा कवर अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। प्राइमरी है हमारे कौन सी, टेस्टीज। अब टेस्टीज क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे किसको, स्पर्म्स को। अब स्पर्म्स को यहाँ से प्रोड्यूस करने के बाद इन स्पर्म्स को कैरी करना ज़रूरी है। तो कैरी करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट है, हमारी डक्ट्स प्रेजेंट है। डक्ट कौन सी है, एपिडेडिमस और वास डिफरेंस। इनका मेन फंक्शन क्या है कि यहाँ से स्पर्म्स को लेकर जाना। जब यहाँ से स्पर्म्स को लेकर जाएंगी तो उसके बाद इसके अंदर कुछ हमारे ग्लैंड हैं जो अपना सिक्रीशन ऐड करेंगे। तो वो ग्लैंड कौन से होंगे, हमारे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जब इसको कैरी आउट करके लेके जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि एसेसरी कौन से हैं जो इसके साथ वर्कआउट करते हैं। तो उसमें आता है हमारा यूरिथ्रा, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो स्पर्म्स को भी कैरी करेगा एज वेल एज इट विल ऑल्सो एक्सपेल आउट द यूरिन। दोनों चीज़ों को करता है, ठीक है, स्पर्म भी एज वेल एज यूरिन। यानी कि यूरिथ्रा क्या कर रहा है, ये स्पर्म को भी रिलीज़ करवाएगा एंड इट विल ऑल्सो रिलीज द यूरिन। उसके बाद आता है हमारा पेनिस। पेनिस जो होता है कॉपुलेटरी ऑर्गन, हम इसको जो है बोलते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल हेल्प इन द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब कि जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म्स को रिलीज करना है मेल को, तो उसके लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा पेनिस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये नॉर्मली जो है नॉन इरेक्टाइल पोजीशन के अंदर होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसकी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स क्या काम करते हैं इसके अंदर, तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंदर हमारा सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, दिस इज़ द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या करता है कि ये स्पर्म्स को टेम्पररी बेसिस के ऊपर स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर करने के बाद फिर ये उसमें क्या करता है, ऐड कर देता है एक फ्लूइड जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। ये विस्कस फ्लूइड को इसके अंदर ऐड कर देता है। ये काम होता है किसका, सेमिनल वेसिकल का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, इसके अंदर हमारा है फिर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, इट विल ऐड अ मिल्की सिक्रीशन। ये क्या ऐड करता है, मिल्की सिक्रीशन जो है वो ऐड कर देता है किसके अंदर, हमारे स्पर्म्स के साथ में, जो क्या करते हैं दैट विल हेल्प इन द मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट में हेल्प कराएगा किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो स्पर्म है जो मेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ मच टाइम दे विल टेक फॉर द सर्वाइवल। एक्चुअली जो स्पर्म होते हैं वो 48 आवर्स के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली वो अगर डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं थ्रू द पेनिस, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर ही उनका जो उसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम किसका देते हैं, फ्रक्टोज शुगर का, तो वो बॉडी के अंदर दोबारा से रीयूटिलाइज अपने आप ही हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं जब इनका सिक्रीशन ऐड हो जाता है स्पर्म के साथ, तो हम उसको क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सीमेन, ठीक है। हम इसको किसका नाम देते हैं, सीमेन का। हिंदी में इसको वीर्य का नाम दिया जाता है। तो सीमेन क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर है किसका, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैच्योर स्पर्म विद किसके साथ है, अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। हमारे एसेसरी ग्लैंड कौन से हो जाएंगे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके सिक्रीशन के साथ ये मर्ज होता है, ठीक है। अब जो स्पर्म है इसको 48 आवर्स तक सर्वाइव करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, दैट विल प्रोवाइडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया।
So that's all for the today. Meet in the next video. Till then, bye.